बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अदनान ऑनलाइन क्लास .net के चैनल के साथ अदनान अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हमने लैंग्वेज यानी कि समरी लैंग्वेज की ट्यूटोरियल्स की सीरीज़ हमने शुरू की थी। तो इंशाल्लाह आज हम इसमें एक पहला प्रोग्राम करेंगे समरी लैंग्वेज में। तो मेरे साथ रहिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा पहला प्रोग्राम करते किस तरह, कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे इसमें और कोडिंग इसके स्टार्ट किस तरह करनी है। तो शुरू करने से पहले ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलें शुरू करते हैं। तो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है, इंस्टॉल करें। लेकिन आप मेरी वेबसाइट पे जाएं, मैं आपको बताया था उसका एड्रेस। ये देखिए अदनान ऑनलाइन क्लास .net ये वेबसाइट है मेरी, ठीक है। तो इसमें एक सॉफ्टवेयर है, ये देखें। तो इसमें मैं जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करूंगा ना, वो है EMU 8086 एमुलेटर। आप ये भी इंस्टॉल कर सकते हैं और आप एक डॉस बॉक्स होता है वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लैपटॉप्स वगैरह में। तो मैं दोनों में आपको बता दूंगा कि दोनों में प्रोग्रामिंग किस तरह होती है। तो चलें पहले तो ये इंस्टॉल करते हैं ना। तो वेबसाइट पे जाके अदनान ऑनलाइन क्लास .net, ठीक है, आप एमुलेटर पे क्लिक करें। EMU एमुलेटर, इसमें ज़रा प्रोग्रामिंग आसान होती है, ज़रा अच्छी दिखती है, तो अक्सर लोग इसी को इस्तेमाल करते हैं। तो मर्ज़ी है आप कोई सा डॉस बॉक्स इस्तेमाल करते हैं या EMU 806 एमुलेटर इस्तेमाल करते हैं, या आपकी मर्ज़ी है कौन सा इंस्टॉल करते हैं, आपकी मर्ज़ी होती है, ठीक है जी। तो आप जाकर यहाँ से आप इंस्टॉल कर लें, ऐड को स्किप करें। तो यहाँ देखिए ये लिंक आपको नज़र आ रहा है, क्लिक दिस लिंक। तो आप इसको लिंक को क्लिक करके ना, तो ये देखें ये डाउनलोड का बटन है। तो यहाँ से आप जैसे ही क्लिक करेंगे डाउनलोड, ये आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ये देखें शुरू हो गई डाउनलोडिंग। तो बहरहाल आप इसको इंस्टॉल कर लें, ठीक है। चले मैं बता देता हूँ आपको क्या याद करेंगे। तो जैसे ये क्लिक हो गया, जिप फाइल है ये, आपने इसको क्लिक करना है, ठीक है जी। इसको क्लिक करें, क्लिक करें इसको। तो जिप फाइल है, जाहिर बात है जिप फाइल है, तो आपने इसको अनजिप करना है। उसके बाद आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। सॉरी अब हुआ है, ठीक है। ये देखें, तो मर्जी आप अगर रीड मी फाइल अगर आप पढ़ते हैं तो मर्जी है पढ़ लें किस तरह। देखें दिस इज़ अ वर्जन 4.08 है, वर्जन विंडो 10 के लिए है, ठीक है। तो आप इसको ये देखें एक्जी फाइल, आप इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉलेशन तो माशाल्लाह आपको आती होगी। तो बस आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है अपने लैपटॉप्स में। तो ये देखें नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट मांगेगा, नेक्स्ट करें। ये देखें ये आपने कौन से ड्राइव में करना है, सी में, ई में, कौन से ड्राइव में। तो मैं कहता हूँ सी में। तो ठीक है जी, कौन सा नाम देना है, जाहिर बात है EMU 8086 एमुलेटर, नाम चेंज भी कर सकते हैं, तो रहने दें यही जी। तो आप इसको इंस्टॉल कर लें। अच्छा, बाज़ दफ़ा एमुलेटर में कुछ फाइलें मिस होती हैं या कुछ मसला देती हैं, तो अगर आप इस तरह का आ जाए तो आप इसको इग्नोर कर दें। बाज़ फाइलें अगर मिस भी हो जाए तो काम हमारा चल जाता है वैसे, ठीक है। तो इसको इग्नोर कर दें आप। तो ये देखिए जी इंस्टॉल हो रहा है। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा ना आपके लैपटॉप्स में, तो ये देखें, ठीक है, लॉन्च द एमुलेटर। तो जाहिर बात है मैं इसको लॉन्च ही करूँगा। तो ये देखें आपके सामने एमुलेटर आ गया, EMU 8086 का एमुलेटर। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग आपने करनी है, तो जाहिर बात है न्यू में जाएंगे, ठीक है। तो न्यू में गए, ठीक है, कॉम टेम्पलेट एक्जी। तो आपने बस इसको ओके करना है, ओके कर दिया आपने, ठीक है। इसको ज़रा मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। तो ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर आया है, ठीक है, सॉफ्टवेयर है ये। तो आपने जाहिर बात है इधर कोडिंग करनी है। अच्छा, कोड शुरू करने से पहले आपने जहन में ये रखना है, आपने सी लैंग्वेज की होगी या लाजमी की होगी, क्योंकि आपने असम्बली लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो सी तो बैकग्राउंड लाजमी होना चाहिए उसका। तो असम्बली लैंग्वेज में जो आप कमेंट्स इस्तेमाल करेंगे, कमेंट्स, तो उसको आप सेमी कॉलन से शुरू करेंगे। आपको मालूम है कमेंट्स जो है वो किसी भी लैंग्वेज में
अपनी सहूलत के लिए लोग लिखते हैं और इसको ट्रांसलेटर जो है ट्रांसलेट नहीं करता। ठीक है, तो ये देखिए कमेंट्स जो है आप सेमीकोलन से लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए कहता है ये ऐड योर कोड हेयर, अपना कोड जो है आपने यहाँ एंटर करना है। ठीक है, तो मैंने जो आप पहला प्रोग्राम जो बनाना है ना, तो मैं आपको चलिए कमेंट्स में लिख के दे देता हूँ कि मैंने प्रोग्राम बनाना है प्रिंट अ सिंगल करैक्टर ऑन द स्क्रीन। ठीक है, प्रिंट द सिंगल करैक्टर ऑन स्क्रीन, ये मेरा पहला प्रोग्राम है जी। आप डॉट डालें, गो भी डालें क्योंकि कमेंट्स में आ रहा है ये। ठीक हो गया, इसको हटा भी दें, कोई मसला नहीं है यार, ये कोई मसला नहीं। ठीक है, अब आपने यहाँ से प्रोग्रामिंग शुरू करनी है। तो सबसे पहली कमांड जो आप इस्तेमाल करेंगे ना असेंबली लैंग्वेज में, वो आप करेंगे जी डॉट मॉडल स्मॉल। स्मॉल करते स्मॉल, चलिए मैं स्मॉल करता हूँ, पहले मैं आपको बताता हूँ स्मॉल क्या चीज़ है। सबसे पहले आप असेंबली लैंग्वेज को ये बताएंगे कि आप अपने रैम में जो जगह स्पेसिफाई करेंगे ना इस कोड के लिए, ये जो प्रोग्रामिंग जो कर रहा हूँ, वो कितनी जगह आपने स्पेसिफाई करनी है, कितनी जगह लेनी है। तो आप इधर स्मॉल, लार्ज, ठीक है, मीडियम वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्मॉल में जो जगह असेंबली लैंग्वेज का जो कंपाइलर है यानी कि स्पेसिफाई जो करेगा रैम में, वो करेगा जी आपकी कोड और जो इसका डाटा है वो तकरीबन दोनों मिलाकर 64 KB से कम। मैं इसकी आपको चार्ट दिखा देता हूँ, ये देखें, ये इसका चार्ट है जी, ये देखें। अगर आपने डॉट मीडियम टिनी इस्तेमाल किया ना, टिनी, तो आप याद रखें कोड का और डाटा दोनों का जो इसका स्पेस होगा ना वो 64 KB से कम होगा, मतलब रैम में इतनी जगह लेगा, कोड का भी और डाटा का भी, याद रखना। क्योंकि रैम, ज़ाहिर बात है, आप जब भी कोडिंग करेंगे ना तो रैम में डाटा का अलग सेगमेंट बनेगा, कोड का अलग सेगमेंट बनेगा, दोनों हिस्से बनेंगे। तो दोनों कोड का हिस्सा और डाटा का हिस्सा 64 KB से कम होगा अगर आपने टीन इस्तेमाल किया। अगर स्मॉल इस्तेमाल करेंगे तो कोड 64 KB से कम या बराबर और डाटा भी लेस देन इक्वल टू 64 KB। ठीक है, कोड का अलग, डाटा का अलग, लेकिन दोनों 64 KB से कम होगा या बराबर होगा इसका स्पेस। अगर आपने मीडियम इस्तेमाल किया है तो कोड एनी साइज का हो सकता है और डाटा जो है वो लेस देन इक्वल टू 64 KB का होगा। इसी तरह अगर आपने कॉम्पैक्ट इस्तेमाल किया है तो कोड जो है वो 64 KB से कम या बराबर होगा और डाटा जो है ना वो आप कोई से भी एनी साइज का हो सकता है। अगर लार्ज इस्तेमाल करेंगे तो कोड भी एनी साइज और डाटा भी एनी साइज, ये दोनों एक, लार्ज और ह्यूज कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जाहिर बात है हम इतने एक्सपर्ट तो नहीं है इसमें असेंबली लैंग्वेज में, तो हम जो इस्तेमाल करेंगे ना वो डॉट मॉडल के बाद स्मॉल का ये जो टैग है ना ये इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मतलब आपने कोड का जो हिस्सा लेना है रैम में वो 64 KB से कम हो या बराबर हो और डाटा का जो हिस्सा है वो भी 64 KB से कम या बराबर हो, इतना लेना है। समझ आ गई ना? तो ये आपने रैम को ये बताना होता है कि यार ये जो मैं नीचे प्रोग्रामिंग इस्तेमाल कर रहा हूँ ना नीचे, इसमें कितनी कितनी जगह लेनी है, कोड का इतना हिस्सा होगा और डाटा का इतना हिस्सा होगा। समझ आ गई ना इसका? डॉट मॉडल स्मॉल। अच्छा, अब आ जाइए नीचे। ठीक हो गया। अब इधर इस्तेमाल करेंगे दूसरा डॉट स्टैक। स्टैक 100H ये क्यों इस्तेमाल किया है जी? ये भी आपने रैम को ये बताना होता है कि आप जो इसमें स्टैक इस्तेमाल करेंगे ना, स्टैक का हिस्सा जो इस्तेमाल करेंगे वो होगा 100H, हेक्सा 100H। अच्छा, ये हेक्सा, ये जो एच नज़र आ रहा है ना ये हेक्सा को डिनोट कर रहा है, हेक्सा का मतलब है। तो अगर आपने असेंबली लैंग्वेज में अगर स्टैक इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो भी ठीक है, ना भी कर रहे हैं तो भी ठीक है। मतलब अगर आप स्टैक इधर दे भी दें, क्योंकि हम अभी स्टैक इस्तेमाल नहीं कर रहे इस प्रोग्रामिंग में, तो कोई मसला नहीं, दे भी सकते हैं। लेकिन अगर आगे जाके हम स्टैक प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपने रैम को ये भी बताना होगा कि यार स्टैक ने इतनी जगह लेनी है 100H। ये बहुत बड़ा डाटा होता है, बस मुनासिब भी होता है 100H। ठीक है, 100 हेक्साडेसिमल में।
तो जहन में ये रखें कि हमारी रैम में जो जगह बनी है ना, वो एक बनाई है डाटा ने, डाटा सेगमेंट बना है, ठीक है, कोड सेगमेंट बना है और स्टैक सेगमेंट भी बन गया। ठीक हो गया ना, ये तीन चीजें बन गई हैं। तो स्टैक को आपने इस तरह डिलीट करना है, इस तरह दिखाई देगा। तो अगर मैं इसको लिख दूं, आगे चले कमेंट में लिख देता हूं कि यार ये क्यों इस्तेमाल हुआ है आपके, तो आप लिख सकते हैं कि यार ये स्टोरेज ऑफ द स्टैक है, स्टोरेज ऑफ स्टैक, मतलब स्टैक ने इतनी जगह घेरी है रैम के अंदर। अब आ जाइए डाटा की तरफ, डॉट डाटा, तो जाहिर बात है ये डाटा सेगमेंट है, ठीक है ना, इसको भी मैं लगा देता हूँ यार, डाटा सेगमेंट है, डाटा सेगमेंट है, यानी कि डाटा सेगमेंट में आपने यहाँ वेरिएबल इस्तेमाल करने हैं इसके नीचे यहाँ, ठीक है। तो क्योंकि इधर वेरिएबल मैंने अभी इस्तेमाल नहीं करने, क्योंकि पहला प्रोग्राम है, अगर आगे जाके हम वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे तो आपने डॉट डाटा के अंदर वेरिएबल्स का बताना है कि हमने इस प्रोग्राम में ये वेरिएबल इस्तेमाल करने हैं, ठीक हो गया ना। तो डॉट डाटा मतलब ये बताएगा कि यार रैम में डाटा सेगमेंट भी इस्तेमाल हुआ है, और डाटा ने कितनी जगह घेरी है, कितनी जगह स्पेसिफाई की है, वो आप मैंने बता दिया है, डॉट मॉडल स्मॉल में बता दिए, यानी कि 64 KB के लेस देन और इक्वल टू है, ठीक है ना, बराबर है या इससे कम है, मतलब 64 KB से ज्यादा नहीं है डाटा सेगमेंट, ठीक हो गया। अब आ जाए नीचे, इधर आ जाए। अच्छा, डाटा के बाद ना आपने करना है कोड, डॉट कोड, ये जाहिर बात है कोड सेगमेंट होगा, यहां लिख देता हूं मैं आपके लिए आसानी के लिए, कोड सेगमेंट, कोड सेगमेंट मतलब आपने यहाँ कोडिंग इस्तेमाल करनी, असल प्रोग्रामिंग आपने यहाँ करनी है, कोड सेगमेंट यहाँ, ठीक है ना, मतलब जो कोड्स लिखने हैं वो आपने यहाँ लिखने हैं, इट इज कॉल्ड कोड सेगमेंट, ठीक है। अभी मैंने बताया कि यार रैम में डाटा की जगह भी घेरी जाती है और कोड की भी, और इसमें जो आपको बताया स्टैक की भी जगह है वो 100H है, तो आपने यहाँ कोड करना है। तो जब भी आप प्रोग्राम करें ना, तो अच्छा तरीका ये है कि एक प्रोसीजर बना लें, आपने सी लैंग्वेज में, C++ में प्रोसीजर्स पढ़े होंगे, फंक्शन या प्रोसीजर्स, ठीक है। तो कोई भी नाम दे दें, देखें जब भी आप प्रोग्राम करें तो एक लिखे मेन, MEIN सॉरी, मेन, कोई भी नाम दे दे, P दे दें, AH दे दें, ठीक है, फर्स्ट दे दें, कोई भी आप दे सकते हैं, ये प्रोसीजर है, ठीक है जी। मैं दे देता हूं PR, ठीक है, कोई भी दे दें। तो ये फर्स्ट प्रोसीजर, आपने इसके नीचे कोडिंग करनी है, और जब प्रोसीजर खत्म हो ना तो आपने लिखना है मेन एंड प्रोसीजर, एंड प्रोसीजर, ठीक है जी। तो ये आपने एंड प्रोसीजर लिखना, मैं ये लिख देता हूँ, ये लिखें सॉरी, प्रोसीजर का लिखा हुआ है PROC, एंड प्रोसीजर है PROC, ये देखिए जी ब्लू में आया है, तो आपने इसका ख्याल रखना है, अगर स्पेलिंग गलत होंगे ना तो ये देखें ब्लू में नहीं आएगा, तो आपने नाम सही लिखना है PROC, प्रोसीजर, ये एंड प्रोसीजर हो गया, आप इसके अंदर अंदर कोडिंग करनी है, समझ आ गई ना। अच्छा, जो आखिरी जो स्टेटमेंट इस्तेमाल होगी ना वो होगी एंड मेन, एंड मेन, MEIN मेन, ठीक है जी, एंड मेन, इसके आखिर में अगर मैं M बड़ा डाल दूं तो, क्योंकि चले अब इसके अंदर आपने कोडिंग करनी है। चले जी शुरू करते हैं, असल प्रोग्राम अब मैं शुरू कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं करूंगा जी, क्योंकि मैंने एक कैरेक्टर प्रिंट कराना है ना स्क्रीन में, तो जाहिर बात है एक कैरेक्टर को किसी रजिस्टर में रखूंगा। किस रजिस्टर में रखूंगा जी, जब मैंने प्रिंट कराया तो जाहिर बात है किसी डाटा रजिस्टर में रखूंगा, डाटा रजिस्टर में, आपने रजिस्टर्स पढ़कर आए हैं पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। तो यार मैंने जब प्रिंट कराना है किसी चीज को तो पहले डाटा रजिस्टर में किसी चीज को लाऊंगा ना, तो उसके लिए आपने जो कमांड इस्तेमाल करेंगे आपको मैंने बताया है, वो मूव करेंगे, मूव कमांड है, और चले DL डाटा रजिस्टर डॉट नहीं सॉरी कामा कोई भी आप दे दें जी, मैं देता हूं जी P, ठीक है। मैं कहता हूं P का जो कोड है ना, कैरेक्टर जो है एक सिंगल कोड के अंदर है, वो DL के अंदर मूव हो जाए,
तो हो गया है जी, डीएल के अंदर मूव हो गया। ठीक है जी, ये याद रखें। हो गया, नीचे आए। अब क्या करना है यार, मैंने बताया कि यार इस पी को मैंने प्रिंट कराना है। कहाँ? स्क्रीन पर, स्क्रीन पे कराना है। तो अभी आप पढ़ कर आए थे कि जब भी स्क्रीन पे जब सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट करेंगे तो आपने एक्यूमुलेटर में टू को मूव करना है। याद है ना? टू को मूव करना है आपने, समझ आ गई? तो टू को मूव करेंगे तो वो ज़ाहिर बात है मूव की कमांड है ए एच एक्यूमुलेटर कॉमा ए एच, आप पता है एक्यूमुलेटर का रजिस्टर है। टू, आप इधर 1 नहीं कर सकते, 3 नहीं कर सकते, 9 नहीं कर सकते, 2 करना है, क्योंकि मैंने सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट कराना है। यानी कि रजिस्टर को ये कंपाइलर को इसकी प्रोसेसर को ये बताना है कि यार एक्यूमुलेटर में जब 2 आएगा ना तो आपने डीएल में जो कुछ पड़ा होगा ना डेटा रजिस्टर में वो आपने प्रिंट कर देना, ये मतलब है। तो इसलिए मैंने 2 को मूव कराया। अच्छा, अब आ जाए। फिर आपको मैंने बताया था जब भी आप कर देना काम सारा कुछ तो यार कंपाइलर को ये भी बताना होता है रजिस्टर्स को कि यार इंटरप्ट करो, सब काम रोक दो और यार प्रिंट करा दो। ठीक है, तो सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए इंटरप्ट के लिए मैंने आपको बताया था इंटरप्ट की कमांड होती है INT इंटरप्ट, वो होती है 21H टेक्स्ट की इंटरप्ट के लिए। ठीक है, अगर आपने, क्योंकि हम टेक्स्ट का काम कर रहे हैं ना, PAF जो भी करेक्टर आपने डीएल में मूव किए, आपने फिर कंपाइलर को ये बता दिया कि यार 21H इंटरप्ट करो। 21H आपको मैंने बता कर आया हूँ पिछले लेक्चर में कि यार ये इंटरप्ट की कमांड है और ये प्रोसेसर को ये बता देती है कि यार सारे काम छोड़ दो, इंटरप्ट कर दो और जो भी आपका डाटा डीएल में मौजूद है ना उसको आपने प्रिंट कराना है। तो इस वजह से इंटरप्ट, समझ आ गई ना? ये गौर से देखें आप, इंटरप्ट हो गया। उसके बाद आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, जब भी काम हो जाए तो यार हम तो प्रोसेसर के अंदर है ना, डीएल के अंदर है, एएच के अंदर है, तो यहाँ हम प्रोसेसर से निकलना भी तो है, निकलना है यहाँ से, प्रोसेसर से बाहर निकलना है। कंप्यूटर को जादू नहीं होता, सारी चीज़ें हमने बतानी है। तो प्रोसेसर से निकलने के लिए आपको मैंने बताया था एक कमांड होती है, मूव करेंगे एक्यूमुलेटर में क्या, 4CH। ठीक है ना? ये आपने कमांड इस्तेमाल होती है एग्जिट, प्रोसेसर से एग्जिट करना, प्रोसेसर से निकल जाना। पहले 2 आपने मूव किया, गौर से देखें, ये 2 मूव किया, उसके बाद जब काम हो गया, इंटरप्ट हो गया, उसके बाद 4CH में मूव कर दिया कि यार प्रोसेसर से निकल आओ, खत्म हो गया काम, प्रिंट हो गया। ठीक है, अब नीचे आपने दोबारा इंटरप्ट कर देना है। इंटरप्ट इसलिए दोबारा करना है कि यार प्रोसेसर से निकले हो ना तो बस काम ज़रा देर के लिए रोक दो, बस ये काम हो गया जी आपका। ठीक है, इसको मैं ज़रा ऊपर कर लेता हूँ क्योंकि ये ऊपर चला गया है। चले ठीक है, बस इतनी काफ़ी। ये समझ आई प्रोग्राम की, ये छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें आपने सिंगल कैरेक्टर को आपने स्क्रीन पे प्रिंट करना है। ठीक है, अब ज़रा रन करते हैं प्रोग्राम को। रन करने के लिए देखें ये आपकी एक इमुलेट का एक बटन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी यहाँ से भी है, तो चलो यहीं से कर लेते हैं इमुलेट। ये देखें, जैसे मैं रन करूँगा ना तो आपके सामने ये 2 विंडोज़ ओपन हो जाएंगी। इसको मैं इधर कर लेता हूँ साइड पे। ठीक है, इसको ज़रा मैं बड़ा ना कर लूँ आपके लिए, ये चले। ठीक है, तो कह रहे हैं कि यार आपने पूरा अगर रन कर दें सारे स्टेप्स एकदम हो जाएंगे, या आपने सिंगल स्टेप्स के ज़रिए रन करना है, यानी कि एक एक स्टेप हमें बताता जाए। ठीक है, तो चलो मैं सिंगल स्टेप का करता हूँ। दोनों कर सकते हैं लेकिन अच्छा तरीका ये है कि सिंगल स्टेप पे रन करें आप, कि एक एक स्टेप हमें बताए कि रजिस्टर में क्या क्या चेंजेस आ रही है। ये आपके सामने रजिस्टर नज़र आ रहे हैं, ये देखें रजिस्टर्स। ठीक है, ये AX है, BX है, CX है, DX है, ये H का हिस्सा, ये L है, ये हाई, ये लो, और ये CS। ठीक है, कोड सेगमेंट, IP, SS, SP, BP, SI, ये सारे रजिस्टर्स आपने पढ़ कर आए हैं। ठीक है, अब मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, ठीक है, इसने यहाँ डाटा से उठाया डाटा। अब सिंगल स्टेप रन कर रहा हूँ और रजिस्टरों में देखते जाए क्या तब्दीली आ रही है। अच्छा, ये देखें, सिंगल स्टेप रन किया। ठीक है, तो ये आया यहाँ। अब डीएल के अंदर गौर से देखना, पी जाएगा। डीएल कहाँ है जी? ये देखिए डीएल 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 डीएल, ये डी। अब ये देखें दोनों में 0 0 है, कोई डाटा नहीं है। ठीक है, DX ये नज़र आ रहा है ना, 0 इधर 0 0 इधर 0 0 इधर।
अब मैं दोबारा सिंगल स्टेप करता हूँ, ये देखें तो DL के अंदर देखें 70 आ गया, यानी कि हेक्सा आ गया। P का जो हेक्सा है ना, P का स्मॉल P का, वो आप देख लें, ASCII कोड आपने पढ़े थे, वो 70 है, ठीक है ना। वो देखिए इसके अंदर DL के अंदर ये डाटा आ चुका है, समझ आई। अब मैं दूसरा स्टेप ये होगा कि यार AH में 2 मूव कर दो। AH किधर है जी, ये देखिए दोनों 0 है। अब इधर आएगा 2 मूव करेंगे हम, ये देखिए 02 आ गया ना। अब रजिस्टर को ये पता लग गया कि यार अब जो DL में डाटा आया है ना, इसको आपने प्रिंट करना है, समझ आ गई ना। मैंने आपको बताया था AH में अगर 2 आ जाए तो ये होता है कि यार DL में जो भी है आपने उसको प्रिंट करना है। अब ये इंटरप्ट की कमांड है, इंटरप्ट की कमांड 21H, ये तो इंटरप्ट है ना, इंटरप्ट हो जाएगा। ये सिंगल स्टेप कर लें, इंटरप्ट होगी। देखिए सारे रजिस्टर्स अपनी अपनी वैल्यू चेंज कर रहे हैं, जो जहां अपनी वैल्यू चेंज करेगा ये आपके सामने आ जाएगा। सारे हेक्सा में नजर आ रहे हैं आपको नंबर, जी देखिए, ठीक है ना। अच्छा इंटरप्ट हो गया। अब आप दोबारा सिंगल स्टेप करें और ये देखिए आपके सामने जैसे ही करेंगे, जब प्रोग्राम खत्म होगा ना, ये देखिए P आपके सामने प्रिंट होकर आया है, नजर आया है ना, ये देखिए P नजर आ रहा है, ठीक है ना। समझ आई प्रोग्राम की, फुल स्क्रीन हो गया। तो ये था जी आपका प्रोग्राम। अगर मैं इसमें चेंज कर लूँ ना, चलें चेंज करता हूँ। तो चेंज अगर करनी हो तो आप इसको ऑफ करें, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। P कर लें, F कर लें, कोई भी कर लें भाई, 0 कर लो भाई, क्योंकि 9 कर लो, क्योंकि सिंगल कैरेक्टर है ना, कुछ भी हो सकता है। तो सिंगल स्टेप पे आए जी, बाकी वही स्टेप्स होंगे अब, ठीक है। ये देखिए DL में 39 आया है, यानी कि 9 का जो हेक्साडेसिमल है वो 39 है। तो दोबारा कर ले, ये मूव हो गया AH में 2, इंटरप्ट हुआ, दोबारा सिंगल स्टेप हुआ और ये आपने देखे 9 प्रिंट हो गया, ये देखिए नजर आ रहा है आपको, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है आप सिंगल कैरेक्टर कोई भी आप कर सकते हैं। तो चले मैं इसको, आपको मैंने बताया था ना, इधर मैं करता हूं जी। अगर मैं A कर दूं क्या होगा, A करूं क्या होगा, A कैरेक्टर है ना, DL में आना चाहिए, लेकिन मुझे शायद एरर देगा यार। ये देखिए एरर दिए, क्यों यार, कहता है देयर इज एरर, एरर है भाई। कैरेक्टर को याद रखना सिंगल कोड के अंदर करना है, ठीक है, सिंगल कोड के अंदर। एक तो बात ये, और दूसरी बात ये कि जब भी अगर आपने A नहीं देते, इसका हेक्सा देते हैं, फर्ज के मैं कहता हूँ 65, चले 65, ये मेरा ख्याल है A का हेक्सा है ना। तो ये देखें जी, ये देखिए सिंगल स्टेप रन करें, ठीक है, ये हेक्सा है, 65 प्रिंट नहीं होगा, ठीक है ना, इसका ASCII कोड प्रिंट होगा। गौर से देखें। अच्छा DL देखें चेंज हो गया, ये देखें 441। अच्छा ये देखें सिंगल स्टेप, ये इंटरप्ट, और ये देखिए A प्रिंट हुआ, बड़ा कैपिटल A। तो आपको मालूम है कि 65 जो है ना, 65 वो A का ASCII कोड है, ठीक है। और B का क्या होगा, आपको मैंने बताया था B का क्या होगा, 66 होगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप ASCII कोड के जरिए ABC प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप वो भी काम कर सकते हैं। अगर मैं 66 कर लूँ, ये देखें 66, तो 66 प्रिंट नहीं होगा, 66 का ASCII कोड यानी कि B प्रिंट होगा, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज सारी ASCII कोड में चलती है। ये देखें B प्रिंट हो गया। तो आपने ASCII कोड देख लेना, इसी वजह से आप प्रिंट करा सकते। तो मेरा ये प्रोग्राम ये था कि हमारा जो प्रोग्राम है ना, इसमें आपने सिर्फ सिंगल कैरेक्टर प्रिंट किया है स्क्रीन पर, ओनली सिंगल कैरेक्टर, वो भी DL में मूव हुआ है डाटा, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम समझ आई होगी, DL में क्या गया, AH में क्या मूव हुआ, फिर इंटरप्ट हमने क्यों इस्तेमाल किया, फिर हमने AH में 4CH क्यों मूव किया, फिर इंटरप्ट दोबारा क्यों आपने इस्तेमाल किया। तो ये पूरा प्रोग्राम था आपका कि आपने सिंगल कैरेक्टर को स्क्रीन पर किस तरह प्रिंट करना है। तो उम्मीद है कि आपको पहला प्रोग्राम समझ आई होगी। मेरी पूरी कोशिश थी कि अपने आसान अल्फाज में इसको समझाऊं। तो इंशाल्लाह फिर मैं अगले लेक्चर में किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँगा।
तो मुझे इजाज़त दीजिए, कोई मसला हो ज़रूर मुझे कांटेक्ट कीजिए, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको समझाऊंगा। दुआओं में मुझे याद रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।